Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the hypertension like the hypertensive vascular diseases. ठीक है, और हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो रॉबिन्स पैथोलॉजी की बुक है. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें हाइपरटेंशन पता होना चाहिए. हाइपरटेंशन जो होता है ना ये सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो सस्टेन्ड और परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर होता है. देखो नॉर्मली अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए ना, कोई एक्सरसाइज कर रहा हो या कोई स्ट्रेस की कंडीशन हो, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो सकता है, शूट कर सकता है. ठीक है, लेकिन वो सस्टेन ब्लड प्रेशर नहीं होता, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है. लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट टाइम के लिए, एक सस्टेन टाइम के लिए, एक परसिस्टेंट टाइम के लिए हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइज रहता है. ठीक है, अच्छा तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब हाइपरटेंशन में ना हमारे पास नॉर्मली ब्लड प्रेशर हमें पता है कितना होता है, 120/80 होता है. ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, तो देखो इसमें नॉर्मली ब्लड प्रेशर है 120/80. ठीक है, अच्छा लेकिन अगर हम किसी बंदे को प्री हाइपरटेंसिव कह रहे हैं ना, तो उसमें क्या होगा, 120 से लेकर 139 तक जो है सिस्टोलिक होना चाहिए, और 80 to 89 जो है वो डायस्टोलिक होना चाहिए. ठीक है, फिर ये प्री हाइपरटेंसिव है. लेकिन अगर हम एक्चुअली एक बंदे को हाइपरटेंसिव कह रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, 139 से ज़्यादा होना चाहिए सिस्टोलिक, एंड 89 से ज़्यादा होना चाहिए डायस्टोलिक. ठीक है, फिर हमारे पास इस हाइपरटेंशन में भी दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 में क्या होता है, 140 to 159 होता है, और 90 to 99 होता है. ठीक है, और स्टेज 2 में 160 सिस्टोलिक एंड 100 डायस्टोलिक होता है. ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर होता है. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास मेनली जो है ना, मैंने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, एक हम लोगों ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. ठीक है, जैसे कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है. ठीक है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन तो हमें नॉर्मली पता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं 120/80 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है. ठीक है, देखो पल्मोनरी जो नॉर्मली पल्मोनरी जो प्रेशर होता है ना, वो तकरीबन होता है 25/10 mmHg. ठीक है, ये है नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड प्रेशर. ठीक है, और अगर मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर की आप बात करो तो वो 15 होता है. ठीक है, लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम इसे कहते हैं अगर मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 25 से ज़्यादा हो जाए. नॉर्मल 15 था ना, लेकिन अगर 25 से मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं. पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हम सीक्वेंस में जाएंगे, कोई लंग्स का मसला है, लाइक इंट्रिंसिक लंग्स डिजीज़ है. ठीक है, इंट्रिंसिक लंग्स डिजीज़ है तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन. क्यों हाइपरटेंशन हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई लंग्स की डिजीज़ है तो ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो जब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा. अल्टीमेटली इट विल लीड टू वेजो कंस्ट्रक्शन. अब ऑल ओवर द बॉडी की अगर आप बात करो ना, तो हाइपोक्सिया की वजह से वेजो डायलेटेशंस होती हैं, लेकिन लंग्स में किस्सा उल्टा होता है ऑल ओवर द बॉडी के कंपैरिजन में. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये लंग्स की ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही, तो वी डोंट नीड दैट डर्टी ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड टू रीच टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी. सो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म करती है कि वो लंग्स के जो ये एल्वेलर आर्टरीज की जो वो है ना, आर्टरीज है ना, ब्लड वेसल्स है ना, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो बॉडी में स्प्रेड ना हो. ठीक है, तो because of that it will lead to increased pressure, and ultimately it will lead to hypertension. So intrinsic lungs disease can lead to pulmonary hypertension. ठीक है, apart from that अगर किसी बंदे को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट प्रॉपर्ली, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली आयोटा में नहीं जा रहा ब्लड, और जब आयोटा में ब्लड नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली पुलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी, तो ब्लड कहाँ पुल करेगा,
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पुल करेगा, या तो पल्मोनरी वेन में पुल करेगा, या तो लंग्स में पुल करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई एम्बुलेंस आ गया या थ्रम्बस बन गया, उसकी वजह से भी आपका रास्ता बंद हो जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है, जैसे लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है। तो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है। कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हमें पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाता है तो राइट साइड में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो राइट साइड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो राइट साइड की तो हाइपरट्रॉफी वगैरह हो जाती है, राइट साइड का फेलियर वगैरह भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा राइट साइड जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड होता है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ठीक है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, और राइट हार्ट साइड फेलियर हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। थर्ड हमारे पास, सेकंड हमारे पास मैंने जो क्लासिफिकेशन की हुई है हाइपरटेंशन की, वो है बिनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन वो हाइपरटेंशन होती है जो माइल्ड टू मॉडरेट होती है, मतलब इतना सडनली ब्लड प्रेशर में राइज नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर राइज होता है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट दैट डेंजरस एंड क्लिनिकली ये बहुत साइलेंट होता है, ठीक है, बेनाइन हाइपरटेंशन। लेकिन आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात करो ना, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, देयर इज़ गोइंग टू बी सडन राइज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वी आर कैन हैव दी ब्लड प्रेशर विच इज़ मोर देन 220/120, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है इट विल लीड टू एंड ऑर्गन फेलियर, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास हाइपरटेंशन की टाइप है अकॉर्डिंग टू दी कॉज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसकी अंडरलाइनिंग कॉज आपको पता नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसका आपको पता है, मतलब कोई लंग्स की डिजीज़ है, या कोई उसकी डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, या कोई एड्रिनर्जिक ग्लैंड की डिजीज़ है, या कोई थायराइड की डिजीज़ है, विच लीड्स टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास नॉर्मल बॉडी के कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर का फार्मूला क्या है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट कम हो जाए, या दोनों में से एक कम हो जाए, तो इट विल लीड टू रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस किन कंडीशंस में कम होता है, जब कोई वैसोडाइलेटर रिलीज हो जाए, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, काइनेंस वगैरह हो गए, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास टीपीआर रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक न्यूरल फैक्टर बीटा होता है, अगर उसका लेवल कम हो जाए तो वो भी हमारे पास टीपीआर को रिड्यूस करवा देता है, मतलब अगर ये न्यूरल फैक्टर बीटा कम हो गया तो टीपीआर भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस कैन आल्सो रिड्यूस दी टीपीआर, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियक आउटपुट को भी कम करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट कम हो गया, कंट्रैक्टिलिटी कम हो गई, एंड ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो इट विल रिड्यूस दी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टीपीआर किस कंडीशंस में ज़्यादा होगा और कार्डियक आउटपुट किन कंडीशंस में ज़्यादा होगा, अब वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब टीपीआर अगर कार्डियक आउटपुट अगर ज़्यादा हो गए तो ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे कि टीपीआर कब ज़्यादा होता है, जब आप कोई वैसोकंस्ट्रिक्टर्स देते हो, ठीक है, जैसे कि एपिनेफ्रीन हो गया, नॉन एपिनेफ्रीन वगैरह हो गया। इसके अलावा आप एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो भी वैसोकंस्ट्रिक्टर है। इसके अलावा न्यूरल फैक्टर्स का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो भी वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो टीपीआर ज़्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट कब ज़्यादा होता है, जब हार्ट रेट ज़्यादा हो, या कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो, या ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट एंड हैंस द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया कि नॉर्मली ये मैकेनिज्म, ये सिस्टम जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। अपार्ट फ्रॉम दैट
there is one system which is the renin angiotensin aldosterone system, which we are going to be already familiar, ठीक है, in which what happens, for example, if the blood pressure is high, so it is going to activate and it is going to increase the urine output and vasodilatations and all that, those kind of stuff. So ultimately the pressure will be reduced, and if it's low, so the opposite action will happen and it will be acting, and ultimately the blood pressure will go high. So this is also very important in regulation of the blood pressure, ठीक है. Now we are going to do the pathogenesis of the hypertension, the essential hypertension and the secondary hypertension. They are actually a pathogenesis, but you can call it as the etiology as well, but if it comes in paper, so you need to write these things in pathogenesis. Okay, so essential hypertension मैं already बता चुका हूँ, 90 to 95% लोगों में होता है और इडियोपैथिक होता है, ठीक है. अब इडियोपैथिक मतलब कॉज अननोन होगी, ठीक है. तो कौन सी कॉज हो सकती है? अननोन कॉज है, मतलब कोई लाइफस्टाइल में कोई मसला हो सकता है, या कोई बंदा मोटा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, अल्कोहलिक हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, इसके अलावा सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है. इन्वायरमेंटल फैक्टर के अलावा हमारे पास कोई जेनेटिकल वो हो गई है, पॉलीमॉर्फिज्म्स हो गई हैं, विच कैन ऑल्सो लीड टू दिस एसेंशियल हाइपरटेंशन. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, ठीक है, या हमारे पास म्यूटेशन हो गई रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल प्रोटीन्स की, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर इस रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल प्रोटीन्स की म्यूटेशन हो जाएगी, सोडियम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाएगा. इसको आप लेडल सिंड्रोम भी कहते हो, ठीक है. अच्छा, ये हम लोगों ने कर लिया प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो हमने बता दिया कि हमें कॉज पता होती है, ठीक है. जैसे कि कोई रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि रॉबिन्स में लिखा हुआ है रीनल प्रॉब्लम्स में कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके स्टेनोसिस हो सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल डिजीज़ हो सकती हैं, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं, वास्कुलाइटिस वगैरह हो सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जैसे कि एग्रोमेगेली हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इसके अलावा प्री एक्लेम्सिया वगैरह, ठीक है. इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कॉक्टेशन ऑफ आयोटा हो गया, या पोलीआर्थराइटिस नोडोजा वगैरह हो गया, या रिजिडिटी ऑफ आयोटा हो गया, विच कैन लीड टू this secondary hypertension. Apart from that, this there is going to be neurological causes, जैसे कि साइकोजेनिक causes हो सकती हैं, स्लीप एपनिया वगैरह हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो इट कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है. ये हो गया. अब हम करते हैं कि हाइपरटेंशन का इफेक्ट क्या आता है. तो हाइपरटेंशन का इफेक्ट ये होता है कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास वॉस्कुलर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, वेसल में चेंजेस. तो अल्टीमेटली वॉस्कुलर चेंजेस की वजह से वेसल जो होती है वो अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर चुकी होती है, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ठीक है. अब आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होती है, इट कैन लीड टू 3 थिंग्स. फर्स्ट, इट कैन लीड टू दी आयोटिक डाइसेक्शन, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, ठीक है. आयोटिक डाइसेक्शन में क्या होता है कि हार्ट की जो वॉल्स होती हैं ना, तो हमारे वॉल्स, आयोटा इज़ अ वेसल ना, तो वेसल में हमें पता है कि 3 लेयर्स होती हैं, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया ना. तो इंटिमा टेयर हो जाता है और ब्लड जो है ना वो इंटिमा और मीडिया के बीच में चला जाता है. तो नॉर्मली तो उसको हार्ट की वॉल्स में होना चाहिए, मतलब आयोटा में होना चाहिए, आयोटा की अंदर की लेयर्स में तो नहीं होना चाहिए. तो आयोटा की अंदर की लेयर में चला जाएगा तो वो क्या होगा कि एक तो कार्डिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, दूसरी इसके अलावा जो है ना, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना पेरिकार्डियम में भी ब्लड जा सकता है. अल्टीमेटली इट लीड्स टू द कार्डिक टेम्पोनार्ड, ठीक है, ये आयोटिक डाइसेक्शन. इसके अलावा ये आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, जिसमें हमें 2 चेंजेस नज़र आती हैं. एक हाईलाइन चेंजेस हैं, एक हमें जो है ना हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस नज़र आता है, जो मैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास